दास्तां गो कोई दास्तां कहो दास्तां गो कोई दास्तां कहो। दास्तां सुनते हैं उनसे जिनका नाम है अवध में, एक नाम हिमांशु वाजपेयी का। दास्तां गोई एक बहुत ख़ास एक ऐसी किस्सा गोई है जिसमें सुनने वाले बिल्कुल सराबोर हो जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, पूछते हैं उन्हीं से, अवध की शान हिमांशु वाजपेयी से, दास्तां गोई क्या है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं साहब? बस दुआएं आपकी सर। आज आपको हम लोग यहाँ ले आए हैं, आपको सुबह देखा वॉक करते हुए, जी। तो दास्तां गोई के बारे में बताइए। आपने बताया था कि किस्से कहानियों में बड़ा मज़ा आता है, लोगों को किस्से सुनना पसंद है। आपने ये भी कहा कि किस्से जब सुनेंगे तो कहानियाँ बची रहेंगी। कुछ बताइए किस्सा गोई क्या है? किस्सा गोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत रिवायती चीज़ है जी। हमारे यहाँ लखनऊ में ख़ास तौर पर जी। हर इंसान ये माना जाता था जी। कि वो किस्सा गो है, उसके पास सुखन साजी यानी बातें बनाने का हुनर है जी। और बात से बात निकालने का यानी चिराग से चिराग जलाने का हुनर है। तो यहाँ तो हर इंसान जो था वो किस्से सुनाता था। जी। तो वो जो हमारी कदीम रिवायत थी, अब यूँ समझिए कि हमने उसे प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया, यानी कि फुल टाइम एक प्रोफेशन के तौर पे अपना लिया। तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी तो ये रिवायत और ये जो तहजीबी मीरास है ये वही है जो मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिली। और उनसे अब मैंने उनसे सुना समझा उनके पास बैठ कर वो अब मैं लोगों तक ले जाता हूँ। और मुझे खुशी है कि लोग इस तरह से मुझे पहचानते हैं कि मैं लखनऊ की चीज़ें, लखनऊ के किस्से सुनाता हूँ। जी। और ये मुझे तसल्ली है कि मैं अपने शहर जिन गलियों में मैं पला बड़ा, राजा बाजार में, चौक में खेला, और ये जो मेरे अपने जिनको मैं कहता हूँ मेरे खेल के मैदान है, इनके किस्सों को, इनके आम लोगों के किस्सों को मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये इतनी सी बात है। जी जी। तो ये बताइए आपकी शुरुआत कब से हुई थी, कैसे आप दास्तां गोई में आए? आप पत्रकार भी रहे, तहलका में रहे, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ कि जब हिमांशु वाजपेयी एक पत्रकार से दास्तां गो में तब्दील हो गए? तो दिलभूषण जी, आप तो जानते हैं कि पत्रकार थे हम, और उसी तहलका में जहाँ आप थे जी, वहीं हम भी थे। तो आपने तो एक पूरी जर्नी देखी है। जी। तो हुआ यूँ कि आप तो ये जानते हैं कि जब हम दास्तां गो नहीं भी थे तब भी हम किस्से सुनाते थे और लखनवी बातें करते थे और लखनऊ के किस्से। तो अंकित चड्ढा जो, जिनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े दास्तां गो, सबसे अच्छे दास्तां गो, वो हमारे बहुत करीबी दोस्त थे। तो चूंकि वो दास्तां गोई करते थे और उनसे बहुत मेरी बातें होती थी जी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हिमांशु भाई, आप तो लखनऊ से हैं, लखनऊ तो इतना बड़ा मरकज़ था दास्तां गोई का, इतने बड़े बड़े दास्तां गो वहाँ हुए, मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन कमर, अम्बा प्रसाद रसा। तो और आप खुद चूँकि चौक के रहने वाले हैं, आपको उर्दू भी आती है, आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, शायरी से बड़ा आपको एक शगफ़ है, तो आप क्यों नहीं दास्तां गोई करते हैं? हमने कहा भाई, हम तो ना तो हमें थिएटर का सलीक़ा है, ना एक्टिंग आती है, ना कोई अदायगी आती है, तो हम कैसे करेंगे? तो अंकित ने कहा ये सब आप चिंता मत करिए, बुनियादी चीज़ जो होनी चाहिए, ज़बान, वो आपके पास है, और दिलचस्पी और इश्तियाक वो आपके पास है, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें, हम आपको बिल्कुल सिखा देंगे। और अंकित ने सिर्फ ये कहा नहीं, आमतौर पर इंसान खुशी में, इश्तियाक में वादा तो कर लेता है, उसे निभाता नहीं है। अंकित ने जब ये कहा कि हम सिखाएंगे, तो अंकित फिर आखिरी दम तक हमें सिखाते रहे। और ये उन्हीं का करम है कि जो भी हम कर पाए ज़िंदगी में, जितना भी आया और जितना भी सीखा, ये सब अंकित की वजह से है। और तो अब तो काफ़ी साल हो गए, 2013 में हमने सीखना शुरू किया था जी। अंकित ही ले गए थे महमूद सर के पास, महमूद फारूकी साहब जो उस्ताद हैं दास्तां गोई के, उनके पास। तो वहाँ से ये शुरू हुआ सिलसिला, और उसके बाद फिर अब 6 साल हो गए। हिंदुस्तान में भी छोटे से छोटे गाँव में भी परफॉर्म किया है जी। और हिंदुस्तान के बाहर टर्की में और यूएई में और सिंगापुर में और तमाम जगह परफॉर्म किया है। तो अब ये सिलसिला इस तरह से आप सबकी दुआओं से और लखनऊ का कुछ नूर है और कुछ अंकित का करम है कि वो सिलसिला अभी चल रहा है। और खुशी है, तसल्ली है कि वो कहानियाँ जो हम सुनाना चाहते थे वो सुना रहे हैं और अपने शहर की खुशबू को लोगों तक ले जा रहे हैं।
आप अपने शहर की खुशबू पूरी दुनिया तक बिखेर रहे हैं। इधर सुना है आपका दुनिया में नाम होने जा रहा है, और ये अवध के लिए, लखनऊ के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आपका सुना है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी आपका प्रोग्राम लगने वाला है। कुछ उसके बारे में बताइए, बहुत खबरें मैंने सुनी हैं। जी, तो ये हार्वर्ड का जो प्रोग्राम है, ये असल में हार्वर्ड का एक वर्ल्ड वाइड वीक होता है 2020। तो उसमें एक इवेंट है हार्वर्ड 24H, यानी 24 आवर्स जी। तो उसमें जो लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट है, जो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट है जी, उसकी तरफ से, हम इंडिया की तरफ से वहाँ उस इवेंट में परफॉर्म करेंगे। और चूँकि वैसे तो इवेंट ये ऑनलाइन है, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो उसमें जो है कोविड के दौर में आप वहाँ रूबरू नहीं जा सकते, जो कि हर जगह ही कोरोना की ऐसी आपदा है जी। लेकिन वर्चुअल होगा। और बड़ी बात यह है कि हार्वर्ड के लिए ऑफिशियल है, हार्वर्ड का फ्लैगशिप इवेंट है, और उसमें वहाँ से इनविटेशन है। और साथ में हमारे प्रोफेसर अली हसानी साहब होंगे, जो कि हार्वर्ड के बहुत एमिनेंट प्रोफेसर हैं, और अली सेठी होंगे, जो कि इंटरनेशनल सिंगर है, कुक स्टूडियो में उन्हें बहुत लोगों ने सुना है और बड़े हरदिल अजीज़ हैं। तो एक ये खुशी भी है कि हार्वर्ड के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और ये खुशी भी है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने लायक लोगों के साथ एक परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो वो एक खुशी की बात है। ये एक बड़ी खुशी का मौका है कि आपका अवध का नाम हो रहा है दास्तान गोई में, और आप इसे ले जा रहे हैं 7 समंदर पार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ये किसी भी लखनऊ वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए, दास्तान गोई का किस्सा आपने एक जिक्र किया था कि गैर मुस्लिम लोग भी मरसिया गोई करते हैं, तो वो उसका किस्सों में, कहानियों में किस तरह से इसको हम जोड़ के देख सकते हैं? देखिए, मरसिए की जहाँ तक बात है, या यूँ कहें कि लखनऊ एक ऐसा शहर रहा है जहाँ एक साझी रिवायतें थीं और साझी ट्रेडिशन थी बहुत सारी चीज़ों में जी। तो लखनऊ का मुहर्रम भी उनमें से एक था कि भाई सारे लोग, क्योंकि इमाम हुसैन की शहदाई थे और वो करते थे, तो उस तरह से ये ट्रेडिशन हमको पता थी जी। तो जब हम सुनाने लगे कहानियाँ, तो फिर ये भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अपने शहर की चीज़ें जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। तो मीर उनीस चूँकि बहुत पसंदीदा शायर थे, मरसियों के सबसे बड़े शायर हैं वो, तो फिर दिलचस्पी भी थी। वाक़यात करबला में शिया कॉलेज में पढ़ाई हुई थी, तो उस वजह से एक कुदरती तौर पर एक दिलचस्पी भी थी। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, और अभी भी मुहर्रम में तो पढ़ते ही हैं मरसिए। एक बहुत अच्छी बात आपकी एक समझ में आती है, आप अक्सर बातचीत में बताते हैं, और ये आपकी साफ़गोई है, हिंदी में कहें पारदर्शिता है, ये ट्रांसपेरेंसी है, कि आप कहते हैं कि अंकित साहब के बराबर मैं नहीं कर सकता, मैं उनका 1% नहीं कर सकता। नहीं, आप उनसे सीखिए, ऐसा नहीं, ये इसमें कोई बड़प्पन, कोई वैसी बात नहीं है। ये सच बात है, क्योंकि अगर ये बात सच ना होती तो कोई भी इंसान जो अंकित को, अभी भी अंकित के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो कोई भी शख्स अगर अंकित के वीडियोस देखेगा यूट्यूब पे, और फिर हमको देखेगा, या कोई और बहुत सारे दास्तान को हैं अब उनको देखेगा, तो उसे वो अंतर साफ पता चल जाएगा कि भाई असल चीज़ क्या है जी, और बाकी क्या है। तो हम तो कहते हैं कि भाई दास्तान को तो हमारी पीढ़ी में एक ही था, अंकित था, और हम लोग तो वो बाजीगर हैं जो चेहरे पे भभूत मल के और तमाशा दिखाते हैं। ये बात अलग है आपने जी, क्योंकि हमसे ज़्यादा, और जैसे हमने अंकित को सुना है, किसी ने नहीं सुना। लोगों ने उसको सुना है सामने बैठ के, हमने अंकित को सुना है साथ में बैठ के, शाना बशाना बैठ के। लोगों ने वो एक दास्तान एक बार सुनी है, हमने रिहर्सल के दौरान वही एक जुमला 100 बार सुना है। हम आवाज़ सुन के बता सकते हैं अंकित की आंख बंद करके कि अंकित जब ये डायलॉग बोल रहा है तो उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होगा। तो अंकित को हमने जैसे जाना है, कोई नहीं जान सकता। तो आपने जिक्र किया था कि महमूद फारूकी साहब से भी फिर आपने जी, महमूद फारूकी साहब तो अकेले उस्ताद हैं दास्तान गोई के, चूँकि तजदीद रिवाइवल उन्होंने किया दास्तान गोई का, और हमारे और अंकित दोनों के उस्ताद हैं। अंकित ही हमें ले गए महमूद सर के पास, फिर वहाँ वर्कशॉप अटेंड की, वर्कशॉप के बाद फिर जो उनके साथ बैठकें हुई और जो रिहर्सल्स उन्होंने लिए। तो महमूद सर तो खैर वो तो जीनियस आदमी हैं, और उनका क्या कहना, तो सबके ही उस्ताद हैं। तो अंकित का जिक्र तो इसलिए कि चूँकि हमारे साथ, हमारी पीढ़ी में, हमारे दोस्तों में अंकित ने जो मर्तबा हासिल किया वो हमें से किसी को नहीं मिला। और एक ख़ास बात है, आप अंकित को देखें, आपको पता चल जाएगा, वो गिफ्टेड आदमी था, जो कुदरती तौर पर, जो किसी को कुदरत नवाजती है, यानी कुछ संयोग ऐसा होता है कि एक इंसान किसी फ़न में इतना पारंगत होता है कि वो इतना सहज होता है उसमें, कि आप जब उसको सुने तो आपको लगेगा कि वो यही करने के लिए दुनिया में आया।
तो जब सचिन को बैटिंग करता, सचिन जब स्ट्रेट ड्राइव मारता है तो आपको लगता है यार ये स्ट्रेट ड्राइव जो है ये एक पीस ऑफ आर्ट, सब नहीं मार सकते। तो ऐसे ही जब अंकित दास्तान सुनाता था तो जो उसका पूरा जो एक प्रेजेंस उसकी होती थी, जो उसकी मौजूदगी होती थी, वो खुद अपने आप में एक दास्तान होती थी। तो मुझे तो बहुत, मैं आई एम द बिगेस्ट अंकित चड्ढा जी, थैंक यू। हम भी हैं, हमने भी उनके साथ उनको आप ही के साथ देखा था फर्स्ट टाइम, और हम वहीं पर मिले भी थे। तो मैं ये चाहूँगा कि हिमांशु जी आप जरा बताएं हमें कि इस बार हार्वर्ड के अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारी दास्तानें नई, क्योंकि अभी कोविड था तो परफॉर्मेंसेस तो नहीं हो रही थी जी, तो हमने कुछ समय लगाया नई चीज़ों को लिखने में। तो हमने एक कबीर की दास्तान है म्यूजिकल, जो कि वेदांत, एक और शख्स हैं विलक्षण आदमी वेदांत भारद्वाज, जो हमारे साथ म्यूजिकल दास्तान गोई, ये अंकित का ही इनोवेशन है। तो म्यूजिकल दास्तान गोई में हमारे साथ वेदांत होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया संगीतकार हैं, बहुत विलक्षण संगीतकार हैं, गायक भी हैं। तो म्यूजिकल दास्तान गोई में वो हमारे साथ होते हैं। तो हम कबीर उनके साथ कर रहे हैं। कबीर के साथ काकोरी की दास्तान आपको पता है बहुत ही चर्चित रही है, हमने यहाँ भी किया, बाहर भी किया। उसके अलावा खुसरो की दास्तान है, वो किया। तुलसीदास की दास्तान है, बाबा तुलसीदास हमारे अवध के सबसे बड़े कवि, उनसे बड़ा कोई कवि ही नहीं अवध में हुआ। तो तुलसीदास की एक दास्तान है, वो किया। अभी नेहरू पर काम कर रहे हैं, हमें एक फेलोशिप मिल गई थी, एक संस्थान ने दी थी, बहुत ही मेहनत से वो काम किया है। तो नेहरू पर एक दास्तान है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जो अभी आने वाले वक्त में नई चीज़ें हम लेकर के आएंगे, और उम्मीद है कि लोगों का प्यार मिलेगा। बढ़िया है हिमांशु जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा होता है कि आप जब कहीं भी चलते हैं तो किरदार लिए चलते हैं, किस्सों का, कहानियों में जो आपके किरदार हैं, जो आपकी ज़ुबान से जब बाहर आते हैं तो किरदार जमा हो जाते हैं, नहीं तो किताबों किस्सों कहानियों में पड़े रहते हैं। कोई ऐसा किरदार जो आप कम समय में हमें सुना सकें, अपनी दास्तान गोई का वो जौहर हमारे दर्शकों को थोड़े समय के लिए दिखा सकें। मेरा कॉलम है सीन कटर, जिसके तहत ये आपका इंटरव्यू हम शाया करेंगे। तो किस्से तो बहुत हैं, मुझे तो मौका मिले तो मैं आप ही के किस्से, इतने दिलचस्प किस्से हैं कि मैं वही सुनाऊँ। आप तहलका की, आपकी पहले दिन की रिपोर्टिंग का किस्सा, किस तरह से आप पहले दिन, तहलका के पहले दिन, तो पहला दिन तो बहुत ही अहम दिन होता है, नर्वस भी होता है इंसान, उत्साहित भी होता है कि पहला दिन है। तो उस दिन आपके साथ क्या क्या गुजरा, ये कभी मैं आपके साथ बैठ के सुनाऊंगा। और बाकी इस इलाके में बहुत, आप अगर इस इलाके में रहें, यानी जो चौक का इलाका है, तो आपको तमाम ऐसे किरदार मिलेंगे जो दास्तान गोई का मौजू है। जैसे कि मुझे याद है एक ज़की साहब हुआ करते थे, तो ज़की साहब बांसुरी बजाते थे, और ऐसे चौक में, और कई बार वो हजरतगंज ही पहुँच जाते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर चौक के रहने वाले थे। अब वो बजाया करते थे बांसुरी, बड़ी सुंदर बांसुरी, और मांगते नहीं थे। मतलब ये नहीं था कि वो बांसुरी बजा रहे हैं तो कुछ लोग जैसे पैसे मांगते हैं, वो नहीं था उनका। वो बांसुरी बजाते थे और टहलते थे। ये अलग बात है, अगर आप में फ़न की पहचान आपको है, अगर आप अदब नवाज हैं, अगर आप फ़न को नवाजने वाले हैं, तो आप उनके पास जाते थे, और कुछ ऐसे ही होता था मामला। तो खैर एक दिन हमें लगा कि इनकी क्या कहानी है, पूछा जाए, क्योंकि हम क्या बीएससी कर रहे थे, बीएससी में मन मेरा लगता नहीं था, हम तो आर्ट वाली जहनियत के आदमी थे। अब पिताजी साइंस के टीचर, ज़बरदस्ती बीएससी में एडमिशन करा दिया। तो बीएससी पर पढ़ाई तो हमने की नहीं, यही सब किया, इधर बैठे उधर बैठे। तो उनको हम देखते थे रोज़, ये क्या है, बहुत अब तो ज़माने हो गए, उसी ज़माने की बीएससी पार्ट 1 की बात है, तो 2000, उसी समय की बात है। तो खैर उनसे एक दिन हमने पूछा कि आपकी क्या कहानी है, तो उस शख्स ने हमें ये बताया कि वो कभी मुंबई में ये जो ऑर्केस्ट्रा, जो फिल्म में जब रिकॉर्डिंग, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्केस्ट्रा होती थी फिल्म में, कई कई साजिंदे जी, तो वो फिल्मों में अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए बांसुरी बजाया करते थे, यानी ग्रुप में जी। तो बड़ी हमें दिलचस्पी हुई। अच्छा, वो ज़माना था जब मेरी बहुत दिलचस्पी थी पुराने गानों में, मोहम्मद रफ़ी साहब में ख़ास तौर पे। तो ज़की साहब ने हमें ये बताया कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों के लिए भी बांसुरी बजाई है। बहुत बड़ी बात है। तो अब हम, और फिर उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि वो, हमने कहा फिर कैसे, आप तो मुंबई में थे, बांसुरी बजाते थे, और यहाँ कैसे आ गए? तो देखिए उसकी ईमानदारी उस आदमी की क्या थी। उसने कहा देखिए हम बांसुरी बजाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम बहुत बड़े कोई आदमी थे, हम तो ग्रुप में थे और बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में। बहरहाल ये ज़रूर है कि हमने बॉलीवुड में थे और गाने बजाते थे, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हमें इश्क हो गया था। तो एक लड़की थी, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे, और वो जो है फिर यहाँ आ गए लखनऊ, और फिर खैर वो इश्क तो क्या मुकम्मल हुआ नहीं, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद यहीं के होके रह गए और दोबारा नहीं गए, और अब
बांसुरी तो बजाते हैं बहरहाल जी। तो ये भी एक हम ये सोचते हैं कि जिनके सरों पे उजाले हैं, जो बहुत हाँ। बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास कोई कहानी हाँ, होगी। हाँ। लेकिन आप यूँ अगर आपके पास नज़र है तो आप देखेंगे हर किसी के चेहरे पर एक रुदात लिखी हुई है, आपको उसे पढ़ने का सलीका आना चाहिए। क्या तो बात इतनी खूबसूरत लव स्टोरी एक इंसान की। मेरे लिए वो आशिक जो कि बांसुरी बजाता था और जो कि बम्बई में था और फिर इश्क में आया लखनऊ और फिर यहीं का अब होके रह गया और हमें पता भी नहीं कि वो इंसान कहाँ गया। मतलब क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि भाई हम रोज़ उनका घर हम जानते हो या रोज़ उनसे मतलब फिर वो दिखते रहे एक दिन दिखना बंद हो गए। अब पता नहीं कहाँ हैं और क्या करते हैं। उस ज़माने में उनके बारे में कुछ अखबारों ने भी लिखा था, क्योंकि जब हमने ये वो ज़माना था जब हम मतलब लिखने पढ़ने की तरफ भी आ रहे थे, तो कुछ जो ये लोकल अखबार जो होते हैं, कुछ मैगजीन्स, तो इस तरह से। लेकिन अब पता नहीं तो कितने किरदार हमारे जो हैं वो इस तरह से धुंधला जाते हैं क्योंकि हम उन्हें सहेज नहीं पाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम अपने हुनर के ज़रिए और एक जो सहेजने की आप में एक ललक है, तो हमें लगता है कि कुछ बात बन जाएगी। आपके शेर हर बात पर हाजिर होते हैं। एक जिक्र आता है शेर के मामले में, तत्कालिक रूप से शेर बनाते हैं सिद्धू साहब, आपके शेर उनसे अलग होते हैं। तो आप बताएं कि दास्तान गोई पे क्या ऐसा कोई शेर है जो हम चाहें, चलते चलते आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई है आज, तो कोई शेर ऐसा जो आप नजर करना चाहें? तमाम दास्तान गोई में जुबान का बड़ा खेल है, आप बताइए कुछ जुबान के बारे में। तो ज़बान का मामला ये है कि हम हमेशा लखनऊ में अमीर मीनाई का शेर है जी कि दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने। इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं कि दावा ज़बां का लखनऊ वालों के सामने, इजहारे बुए मुश्क गज़ालों के सामने। यानी कि लखनऊ वालों के सामने ज़बान की बात करना, सुखन की बात करना, ये वैसा ही है जैसा कि आप कस्तूरी मृग के सामने खुशबू की बात, यानी जिसकी चीज़ है उसके सामने आप उसकी बात करें। क्या बात। तो ज़बान तो हमारी चीज़ है, कि सुखन जो है, ये अदब जो है, ये हमारी चीज़ है। तो हमारे सामने आप क्या आवाज़ सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहार बुए मुश्क गज़ालों के सामने। क्या बात है। आप थे हिमांशु बाजपेयी जी, अवध के ख़ास दास्तान गो। आपका अंदाज़ पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, लखनऊ में नाम हो रहा है। अंकित चड्ढा को आपके बहाने हम लोग याद करते हैं, आप हर बात में उनका जिक्र करते हैं। महमूद फारूकी साहब का जिक्र करते हैं। दास्तान गोई को एक नए फलक पे ले जाने के लिए तैयार है एक नाम, अवध का हिमांशु बाजपेयी, त्रिलोचन स्कॉलर फॉर सीन कटर। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू हिमांशु साहब का बहुत पसंद आएगा और आगे भी हम इनका वीडियो लेके आएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। लखनऊ।